जब मैं चेस सीख रहा था मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम ये थी, जब भी मैं कोई वीडियो देखता था ना, वहाँ पे बंदा आता था और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे सिखाना चाहता था, जबकि मेरे डाउट्स, मेरे क्वेश्चंस हमेशा से अलग होते थे। या आप अगर उसको देख रहे हैं तो हो सकता है आपके देखने का तरीका एक पजल को अलग होगा, एक सिचुएशन पे आप अलग तरीके से सोचेंगे। तो उस समय क्या बेस्ट मूव है, उसके लिए जो कंटेंट क्रिएटर है उसको मेरे लेवल तक आना पड़ेगा। क्योंकि अगर सपोज करो मैं 2000 रेटेड हूँ तो मैं 1000 रेटेड को उसी हिसाब से नहीं सिखा सकता। उसी चीज़ को सॉल्व करते हुए मैंने एक मेथोडोलॉजी बनाया था अपना, जिसमें मैं करेक्ट तरीके से पहुंच सकता था उस मूव तक जो उस सिचुएशन में बेस्ट मूव है। वही जो मेथोडोलॉजी है वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। देखो, एक चीज़ होता है कि हमें खेलना आता है चेस, तो खेलने वाले लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। हर किसी को पीस मूव करने तो आता ही है। जिसने एक दो बार भी अगर मूव खेला है, चेस खेला है, तो उसको समझ आ जाएगा कि कौन से पीसेस कैसे चलते हैं, कैसे कैसे कैप्चर होता है। लेकिन उसके बाद जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट होती है उसमें समय लगता है। क्यों? क्योंकि आपको समझना पड़ता है कि जो आपको आ रहा है, आपको बिशप मूव भी यहाँ पे दिख रहा है, आपको डेवलपमेंट भी दिख रहा है, कैप्चर्स भी दिख रहा है, थ्रेड्स भी दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा नॉइज क्रिएट हो जाता है उस सिचुएशन में। उसको कैसे फिल्टर आउट करके बेस्ट मूव तक पहुंचेंगे। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस मेथोडोलॉजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है एटलीस्ट 200 से 300 रेटिंग पॉइंट आप जरूर गेन करेंगे। अगर आप बेसिक बुक्स उठाएंगे और आप वहां से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको हर जगह हर क्रिएटर आकर के सबसे पहले यही बताता है सीसीटी मतलब क्या? चेक्स, कैप्चर्स एंड थ्रेड्स। पहले आपको चेक्स देखना है कि भाई कहीं पे चेक पड़ रहा है क्या। उसके बाद आपको कैप्चर के बारे में सोचना है और उसके बाद आपको कोशिश करनी है कि आप अपोनेंट पे थ्रेड जनरेट करें। अगर सपोज करो कि जो बेस्ट मूव है किसी सिचुएशन में वो डिफेंसिव मूव है, तो आपको डिफेंसिव मूव तक पहुंचते पहुंचते तो बहुत समय चला जाएगा, आप टाइम ट्रबल में आ जाओगे। तो एक प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको ये चीज़ को फॉलो ना करना पड़े और वो आपका एक सेकेंड हाफ बन जाए कि आप डायरेक्ट उस सिचुएशन तक कैसे पहुंच सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूंगा कि उसी टाइम पे उसी मूव के लिए हम कितने तरीके से सोच सकते हैं, कौन से कैंडिडेट मूव्स आ सकते हैं उसके लिए, उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करते चलेंगे कि अगर आपने बेस्ट मूव मिस भी किया तो आप उस टाइम पे सेकंड बेस्ट मूव तक पहुंच सको। अभी जैसे हम इस सिचुएशन में बात करें तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। या तो ब्लैक टू मूव है यहाँ पे, तो ब्लैक यहाँ पे सोच सकता है कि हम यहाँ पे कैसल कर ले किंग सेफ्टी के लिए। ब्लैक ऐसा सोच सकता है कि रुक बी फाइल पे लेकर के आए और इस फाइल को हम एक्टिवेट करें, क्योंकि फिर यहाँ से जो बिशप है वो बन जाएगा और बिशप जब भी यहाँ से निकलेगा तो ये पॉन यहाँ पे कैप्चर होने का जो थ्रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ तक पहुँचेंगे अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो है इस पोजीशन के लिए ब्लैक के पास काफ़ी डिफेंडर्स है। ब्लैक अपने पॉन से भी डिफेंड करके रखा है, नाइट भी उस पोजीशन को डिफेंड करके रखा है, क्वीन भी उसको डिफेंड करके रखा है। हालांकि वाइट के पास जब आप अटैकर देखेंगे तो अटैकर भी यहाँ पे पॉन है, यहाँ पे बिशप है और ये क्वीन भी इसको गार्ड करता हुआ बैठा हुआ है। तो हम सबसे पहले तो उस मोमेंट में कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई अगर हम यहाँ पे डी पॉन पुश करते हैं, क्या ऑप्शन है वाइट के पास? बिशप से तो कैप्चर नहीं करेगा, पॉन से कैप्चर करना पड़ेगा उसको। और जब वो पॉन से कैप्चर करेगा तो हम भी अपने पॉन से कैप्चर बैक कर लेंगे। अगेन उसके बिशप पे हम थ्रेड बना रहे होंगे, तो क्या वो बिशप उसको कैप्चर कर सकता है? हमको इस बारे में भी समझना पड़ेगा कि अगर बिशप जाके हमारे पॉन को जो कि d5 पे बैठा हुआ है उसको कैप्चर करता है तो हम अपने नाइट से उसको कैप्चर कर सकते हैं। एंड देन ये जो क्वीन है वो उसको कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा क्वीन उसको कैप्चर कर लेगा। इसी पे अगर आप ये समझो कि डेवलपमेंट की बात करो तो डेवलपमेंट करने के लिए जो यहाँ पे ब्लैक है वो ऐसा सोच सकता है कि बिशप यहाँ से जो है आकर के क्वीन पर अटैक करें एंड देन क्वीन को मे भी मूव करना पड़ेगा। या फिर एक तरीके से आप ऐसा भी सोच सकते हो कि बिशप को आप b7 पे लाओ और देन ये पॉन पुश करके इस पॉन पे प्रेशर बनाने के बारे में आप सोच सकते हो। तो ये सारे आपके कैंडिडेट मूव्स थे। अब यहाँ पे मैं अपनी मेथोडोलॉजी की बात करूंगा, वो है हैंगिंग पीसेस। सबसे पहले आपको बोर्ड पे क्या देखना है? हैंगिंग पीसेस, कि कोई पीस अपोनेंट का हमारा हैंगिंग है क्या। तो हम जैसे ही देखते हैं तो ये देखते हैं कि ये जो पॉन है वो अभी डिफेंडेड है क्वीन से। हालांकि हम उसको कैप्चर कर सकते हैं, वो क्वीन से इसको कैप्चर नहीं करेगा क्योंकि हम उसको क्वीन से कैप्चर बैक कर सकते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत फिर वही आएगा, कैलकुलेशन आपको ये भी करना पड़ेगा कि यहाँ जो रुक और क्वीन का जो बैटरी बना हुआ है वो डायरेक्ट आई कर रहा है हमारे f7 पॉन की तरफ, और क्योंकि हमारा कैसल नहीं है यहाँ पे तो किंग हमारा यहाँ पे डेंजर में आ सकता है। तो ये सोचते हुए हमको ये समझ में आया कि ये जो हमारा d4 पे जो पॉन है वो अभी सेफ है, उसको कैप्चर नहीं कर सकते। एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली बात होगी कि ये बिशप भी इधर से f7 पॉन की तरफ अटैक बना के रखा हुआ है, तो ये 3-3 अटैकर यहाँ पे है, तो इस नाइट को मूव करना बेवकूफ़ी होगी इस मोमेंट में। बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई। जैसे ही हमको यहाँ पे दिखता है कि ये जो बिशप है वो यहाँ पे हैंगिंग है तो हमारे दिमाग में सीधा आता है कि हम इस बिशप को कैसे अटैक बना सकते हैं। साथ ही साथ इस बिशप को अगर हम अटैक बनाएंगे तो जाहिर सी बात है बिशप मूव कर जाएगा, तो हमको कोई ऐसा अटैक उस मोमेंट पे ढूंढना पड़ेगा कि हम इस हैंगिंग पीसेस का फ़ायदा उठाएं और अटैक करते हुए
फोर्स कर दे वाइट को बिशप नहीं हटाने के लिए। वो कैसे होता है, तो वो चेक करेंगे तो चेक दे देंगे, तो या तो आप चेक को कवर कर सकते हैं या फिर आपको किंग मूव करना पड़ेगा। तो इस मोमेंट में अगर हम ऐसा देखें कि हम क्यों नहीं इस क्वीन को लाकर के C5 पे रख दे चेक देते हुए, वाइट क्या कर सकता है उस मोमेंट में, या तो किंग को अंदर H1 पे रख देगा या फिर वो बिशप से बीच में लाकर के अटैक करेगा हमारे क्वीन को। इन एनी केस हम जाकर के इस बिशप को कैप्चर आउट कर देंगे और हमारे पास एक पीस अप होगा, हम जीत जाएंगे वहां से मैच। वही होता है, ब्लैक यहाँ पे चेक देता है क्वीन C5 के साथ और बिशप यहाँ पे आ जाता है E3 पे अटैक करते हुए और हम सिंपल पॉन कैप्चर कर लेते हैं। हमको यहाँ पे फ्री में एक बिशप मिल जाता है। ध्यान से आप इस पजल को देखिए, होता यही है, नॉइज की जिसकी मैं बात कर रहा था ना, वो यही है इस नॉइज इस पोजीशन में कि आपको बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो, उस मोमेंट में सही कॉन्सेप्ट लगाना वो मैटर करता है, क्योंकि करेक्ट मूव तक आपको पहुंचना है। वो आप कैसे पहुंचेंगे, अब वहां पे क्या होता है, जैसे सपोज करो मैं व्हाइट हूं यहाँ पे और मुझे इस मोमेंट में चलना है, तो बहुत सारे आपको कैंडिडेट मूव्स अगेन दिखेंगे। क्या, एक तो आप देख रहे हैं कि आपका ये जो नाइट है वो इसको पिन करके रखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली दिमाग आपका बोलता है कि भाई कैसल कर लो। जैसे ही आप कैसल करोगे ये जो नाइट है यहाँ से अनपिन हो जाएगा, या तो अगर बिशप से कैप्चर करता है देन हम सिंपली पॉन से कैप्चर कर सकते हैं। वो हमारे हाथ में नहीं है, वो अपोनेंट पे है, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि इस नाइट को हम फ्री कर दें यहाँ से कैसल करने के बाद। दूसरा जो आपका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो ब्लैक का किंग है वो अभी तक कैसल नहीं है, क्योंकि उसका नाइट डेवलप नहीं है। नाइट डेवलप नहीं है तो उसको हिंडर करके रखा हुआ है, F6 जो पोजीशन है वो हमने ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो नाइट को इस तरफ आना पड़ेगा और वो एक और टेम्पो वहाँ पे लूज करेगा। इस मोमेंट पे हमारे दिमाग में ये भी चल रहा होगा क्यों नहीं हम नाइट को लेकर के जंप कर जाएं G5 पे और अगेन इस पॉइंट पे F7 की तरफ अटैक बनाने की कोशिश करें। मे बी हम यहाँ से क्वीन लेकर के आ जाएंगे F3 पे और दोबारा ऐसा अटैक करेंगे। सोचिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब नाइट यहाँ पे जाएगा तो क्वीन उसको कैप्चर नहीं कर सकता है। अपने आप से पूछिए क्यों। करेक्ट, अगर आप ये समझ पाएं कि बिशप यहाँ पे कैप्चर कर रहा है उसको, इसलिए वो नाइट वहाँ पे गार्डेड है। आप तीसरा ये भी सोच सकते हो क्यों नहीं मैं इस पॉन को पुश करके यहाँ बिशप पे अटैक बनाऊं एंड देन बिशप को मजबूर करूँ पीछे जाने के लिए। अब बिशप के पास क्या क्या ऑप्शन है, बिशप इस जगह पे नहीं जा सकता, बिशप इस जगह पे भी नहीं जा सकता, बिशप को ऑल द वे जाना पड़ेगा E7 पे, या फिर तो बिशप पीछे जाके बैठ सकता है। ये सारे हो गए कैंडिडेट मूव्स, या आमतौर पर कहें तो नॉइज, जो कि हमारे दिमाग में आता है, हमको सोचने पर मजबूर करता है एक मूव के बारे में। लेकिन हमको अगर जल्दी सिचुएशन में पहुंचना है, खासकर रैपिड और ब्लिट्ज की अगर बात करें, तो आपके पास उतना समय नहीं होता कि आप एक एक मूव को कैलकुलेट कर सको। तब जब आपको फोर्सिंग मूव ढूंढना होता है, तब उस समय आप ढूंढते हो हैंगिंग पीसेस। ये है हमारे मेथोडोलॉजी के पास कि सबसे पहले हम हैंगिंग पीसेस ढूंढेंगे बोर्ड पे, और जैसे ही हम पीसेस देखते हैं तो हम देखते हैं कि सारे के सारे ब्लैक के पीसेस जो हैं अभी तक ग्राउंड पे ही बैठे हुए हैं और सिर्फ 2 पीसेस जो बाहर है। उसमें भी अगर हम इस बिशप की बात करें तो उसको ये जो नाइट है वो गार्ड करके बैठा हुआ है, तो सिर्फ एक ही हैंगिंग पीस हमको दिखता है, यहाँ पे ये नाइट है। क्या हम उस पर किसी तरीके से अटैक बना सकते हैं? और जैसे ही हमको ये समझ में आता है कि जो हमारा क्वीन है वो A4 पे जा सकता है और A6 के नाइट पे अटैक बना सकता है, तभी हमारा दिमाग यहाँ से क्लिक करता है कि अरे A4 तो वो पोजीशन है कि वो किंग की तरफ भी देखता है ना। तो जैसे ही हम किंग की तरफ देखते हैं हमको ये पता चल जाता है कि सफोक यहाँ पे तो किंग भी अटैक में आ रहा है, और साथ ही साथ जो हैंगिंग पीस था वो फॉल हो जाएगा क्योंकि उसको बचाने का कोई तरीका नहीं है। अब आप समझिए कि जैसे ही आप उसको चेक देंगे, थोड़ा सा बात इस पे भी कर लेते हैं कि ब्लैक यहाँ पे क्या क्या चल सकता है। अब ब्लैक के पास तो 2 ऑप्शन है, क्योंकि नाइट तो जाकर के इस चेक को ब्लॉक नहीं कर सकता। इधर वो क्वीन यहाँ पे रख के क्वीन एक्सचेंज करने के लिए बोलेगा, उतने बेवकूफ़ तो हम है नहीं कि क्वीन एक्सचेंज कर लेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे फ्री नाइट मिल रहा है। दूसरा ऑप्शन इसके पास ये है कि और भी खराब मूव कर दे और इस प्रेशर में आते हुए वो किंग मूव कर दे। क्यों यहाँ पे किंग मूव करना बेकार मूव है, क्योंकि यहाँ पे कैसलिंग राइट्स पे आपके चले जाएंगे। आपके एक नाइट तो जा ही रहे, साथ में अगर आप फाइटिंग रखना है तो आपको किंग कैसल करना पड़ेगा, जल्द से जल्द यहाँ से नाइट को अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा एंड देन कैसल करना पड़ेगा। वही होता है सिंपली यहाँ पे जो क्वीन है वो क्वीन D7 करके ऑफर करता है। ये एक अच्छा मूव है इस सिचुएशन में, अच्छा मूव इन सेंस ऑफ आप तो हार ही रहे हो क्योंकि नाइट तो जा ही रहा है, बट जस्ट इन केस अगर अपोनेंट मिस कर रहा है देन आपको वो यहाँ पे वो कैप्चर करते हुए दिखेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं कैसलिंग नाइट ब्रेक कर दूं, लेकिन वहीं पे वो एक पीस कैप्चर मिस कर जाएगा। और वो होता है वही कि वो जाकर के नाइट कैप्चर कर लेते हैं और एक पीस अप हो जाते हैं और मैच वहां से जीत जाएंगे। अभी तक हमने 2 एग्जांपल्स किए हैं और ये है तीसरा एग्जांपल्स। ये इस तरीके के पैटर्न्स मैं आपके लिए चुन के लाया हूं क्योंकि आमतौर पे ऐसे ही पैटर्न्स जो होते हैं ना मिडिल गेम में मिस कर जाते हैं हम टैक्टिक्स, और वो विनिंग मोमेंट हमारे हाथ से निकल जाता है, उसको हम नहीं जाने देंगे। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप सबसे पहले मेथोडोलॉजी को फॉलो करिए, देखिए उसी मेथोडोलॉजी के हिसाब से कि जो व्हाइट है उसका कौन सा हैंगिंग पीस है इस मोमेंट पे, क्योंकि हम यहाँ पे ब्लैक से खेल रहे हैं तो हम ढूंढेंगे सबसे पहले कि हैंगिंग पीसेस कौन से। जो व्हाइट है उसका सारे का सारा पीसेस नीचे नीचे रो पे बैठा हुआ है और सिर्फ 2 पीस है जो कि ऊपर आया हुआ है, उसमें ये बिशप और ये एक नाइट। अब इस नाइट को जैसे ही देखते हैं तो वहाँ पे गार्डेड है, हम कैप्चर भी करेंगे तो सिंपल पॉन कैप्चर हो जाएगा और कुछ वहाँ पे बदलने वाला नहीं है। दूसरा दिमाग हमारा एक्टिवेट होता है कि भाई बिशप हैंगिंग है तो बिशप पे किस तरीके से अटैक कर सकते हैं। बिशप यहाँ पे हमको पिन करके बैठा हुआ है, यहाँ पे बिशप पे कैसे अटैक कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप H6
जो है पुश कर दीजिए और बिशप को मजबूर करिए कि वो पीछे हटे वहाँ पे। तो अब पीछे हट सकता है, इधर चला जाएगा या फिर जाके h4 पे बैठ जाएगा, वो वाइट पे डिपेंड करता है। लेकिन ब्लैक के हाथ में क्या है, ब्लैक को ये देखना है कि क्या इस हैंगिंग पीस पे अटैक करने का और कोई तरीका है हमारे पास। तो हाँ है, हम क्वीन से अटैक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो नाइट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्या दूसरा तरीका है यहाँ पे? हाँ है ना, इस तरह से जाकर के अटैक करते हैं। क्यों नहीं हम a4 पे चले जाओ और यहाँ से बिशप पे अटैक करें। और जैसे ही हमको दिखता है तो हम ये सोचते हैं अगर बिशप तो यहाँ से मूव कर जाएगा, लेकिन एक कॉमन थीम है a5 पे जैसे ही क्वीन बैठता है तो हमको याद आता है कि अरे वो तो उसी टाइम पे किंग की तरफ भी देख रहा है। और ये एक जनरल थीम है, a5 पोजीशन पे आपको जब भी किंग क्वीन रखने का मौका मिले ना, तब समझ जाइए कि वो किंग की तरफ ही देख रहा होगा। और किंग अगर उस समय में कैसल्ड है तो ठीक है, लेकिन अगर कैसल नहीं है और उसके पास वीकनेस है, मतलब उस रो पे कोई और डिफेंडर नहीं है, तो उस समय उसको चेक पड़ेगा और वो फोर्सिंग मूव हो जाएगा। देन आप कोई भी पीस उससे मिलता जुलता जो फोक मिलेगा आप वहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। और वही होता है इस मूव में, जो है ब्लैक जाकर के पहले चेक देता है और जैसे ही व्हाइट उसको डिफेंड करता है, अपने चेक को ब्लॉक करता है, सिंपल जाके बिशप उसका फॉल हो जाता है और यहाँ पे ब्लैक आसानी से मैच जीत जाता है। +4 का एडवांटेज दिखा रहा है क्योंकि ऑलरेडी 1 पीस डाउन हो चुका है। सिंपल इसके बाद आप क्या करेंगे, वही सिंपल फॉर्मूला, एक्सचेंजिंग पीसेस एंड देन आपके पास लास्ट में एक बिशप बचेगा और आप मैच जीत जाओगे। अगर आपने इस तरीके से मेथोडोलॉजी को नहीं फॉलो किया तो आप बहुत तरीके को देख सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि भाई आप हो सकता है कि आप इसको कैप्चर करना चाहो, देन आप इसको कैलकुलेट करने लगो कि क्वीन कैप्चर होगा तो क्या होगा, पॉन कैप्चर होगा तो क्या होगा। फिर आप दूसरा ये भी सोच सकते हो कि अगर यहाँ पे आप बिशप लेकर के आ जाओ तो एक पॉन पुश हो सकता है, ये नाइट यहाँ पे आ सकता है। तो बहुत डिफरेंट लाइन्स आपको सोचने पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे। लेकिन आपको फोर्सिंग मूव ढूंढने के लिए सबसे पहले हैंगिंग पीसेस जो है वो ढूंढना जरूरी है। इस सिचुएशन में जो है ब्लैक टू मूव है और हमको सीधा दिखता है कि जो व्हाइट का रुख है वो अटैक बना रहा है हमारे क्वीन पे। मतलब इस मोमेंट पे आपको क्वीन तो मूव करना ही करना है। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गया कि भाई हमको क्वीन मूव करना है। अब क्वीन को हम कैसे मूव करेंगे वो हम पे डिपेंड कर सकता है। मूविंग फॉरवर्ड जब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कि हम जाकर के इस पॉन को कैप्चर करने के बारे में सोच सकते हैं। देन ये जो बिशप है वो सिंपल कैप्चर कर लेगा एंड देन हमारे किंग की तरफ भी अटैक पड़ेगा, हमारा क्वीन चला जाएगा। तो वो कैंडिडेट मूव हमने हटा दिया। कैंडिडेट मूव था ही नहीं, मतलब हमको ये समझ में आया कि वो एक खराब मूव है। तो जैसे ही हम अपने मेथोडोलॉजी की बात करेंगे, हम ढूंढेंगे कि कौन सा पीस अनप्रोटेक्टेड है। जैसे ही हम उसके बारे में सोचते हैं हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि क्यों नहीं हम क्वीन को लाके यहाँ पे रखें, बिशप पे अटैक बनाने की कोशिश करें। देन हमको लाइन पता चलता है कि हाँ भाई इस पे अटैक करना है तो हम कहाँ कहाँ अटैक कर सकते हैं, यहाँ अटैक कर सकते हैं और इस पोजीशन पे भी अटैक कर सकते हैं। आप ये समझिए कि व्हाइट जो है वो पीछे जा रहा है। बहुत लोग ऐसा भी सोचेंगे कि क्वीन को यहाँ लाके नहीं रख सकते क्योंकि ये जो पॉन है उसको कैप्चर कर लेगा। तो वो भी मैंने क्लैरिफाई कर दिया कि ये जो व्हाइट है वो नीचे की तरफ ये पहुंच जा रहा है तो यहाँ पे लिए सेफ है। तो जैसे ही आप यहाँ पे रखने के बारे में सोचेंगे इस बिशप को अटैक करते हुए, आपको दूसरा क्लैरिटी वहाँ पे ये भी मिल जाएगा कि ये जो बिशप है ना वो भी सेम टाइम पे अटैक हो रहा है। मतलब दो पीसेस को आप एक टाइम पे अटैक कर रहे हो तो एक तो आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि व्हाइट इस सिचुएशन में क्या कर रहा है, वो भी आपको समझना पड़ेगा। डिफेंसिव जो है वो भी क्राइटेरिया उस समय जरूरी होता है सोचने के लिए। तो आप देखिए सबसे पहले तो व्हाइट जो है यहाँ पे क्या क्या कर रहा है। व्हाइट का क्वीन इस रुख पे अटैक कर रहा है जो कि इस रुख से डिफेंडेड है। ठीक है, मतलब दोनों रुख हमारा वहाँ पे सेफ है, कुछ नहीं हो सकता। जो व्हाइट है इस पॉन पे अटैक कर रहा है तो वो नाइट से सेफ है, वो भी वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। ये जो बिशप है जाकर के इस पॉन को कैप्चर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ये हमारा सबसे जो मेजर थ्रेट है इस बिशप का कि बिशप जाकर के इस पॉन को कैप्चर कर सकता है। तो अगर हमने ये सोचा होता कि हम जाकर के C3 पर रख के इस बिशप को अटैक करते तो ये सिंपली जाकर के हमारे उस पॉन को कैप्चर कर लेता, हम एक पॉन डाउन हो जाते क्योंकि हमारे पास कुछ उसका कॉम्पनसेशन नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही हम ये सोच रहे हैं जाकर के D4 पे भी तो रख सकते हैं दोनों को एक साथ अटैक करते हुए, देन ये जो बिशप का मूविंग टू E6 है वो प्लान नलीफाई हो जाता है क्योंकि उसको सबसे पहले अपना बिशप बचाना है। तो वो जो टेम्पो लूज करेगा बिशप हटाने के लिए, तब हम एक और जो बिशप है वहां पर ग्रैब कर लेंगे और व्हाइट सिंपली लूजिंग हो जाएगा सिचुएशन में।